देखिए, आपका संविधान में फंडामेंटल राइट चल रहा था, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। इसमें आपका एक तो उत्पत्ति हम बता दिए थे कि मूल अधिकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई। उसके बाद हमने बताया था कि मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है कि नहीं। तो अनुच्छेद 33 बताया गया था कि सशस्त्र बल के सदस्यों के बारे में संसद विधि बनाकर मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 34 बताया गया था कि जब भारत में या उसके किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, तो संसद लॉ बनाकर मूल अधिकारों पर निर्बंधन या प्रतिबंध लगा सकती है। और तीसरा बताया गया था कि जब आपात की उद्घोषणा की गई हो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत, तब मूल अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश से। लेकिन दो अनुच्छेदों के मूल अधिकार अब सस्पेंड नहीं होंगे, आपका अनुच्छेद 20 और 21, ये दोनों। इसके बाद मूल अधिकारों में एमेंड हो सकता है कि नहीं, संशोधन हो सकता है कि नहीं, इस विषय पर जो भी केस थे वो बताए गए और लिखवाए गए। अब मूल अधिकार के बारे में कुछ सामान्य बातें अभी बची हैं। वह सामान्य बातें जो छोटी छोटी हैं देख लिया जाए और तब अनुच्छेद 12 शुरू करना है। देखिए, जो मूल अधिकारों के बारे में सामान्य बातें अभी बची हैं। पहली बात हमें ये देखना है कि मूल अधिकार पर मैक्सिम देखना है, और वह मैक्सिम है यूबी जस आईबी रेमेडियम। ये यूबी जस आईबी रेमेडियम ये शुद्ध रूप से अपकृत विधि की मैक्सिम है, टाट की मैक्सिम है। और यूबी जस आईबी रेमेडियम का मतलब हुआ कि जहाँ अधिकार हैं वहाँ उपचार हैं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को कानूनन कोई अधिकार दिया गया है और उस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे हर हाल में रेमेडी अनुतोष मिलना ही चाहिए, भले ही उस अधिकार के उल्लंघन होने पर उसे एक पैसे का नुकसान न हुआ हो, एक पाई का नुकसान न हुआ हो। सर्वप्रथम इस मैक्सिम को प्रश्रय दिया गया, पिछली बार बिहार जे में भी क्वेश्चन बना था, एसबी बनाम व्हाइट के केस में 1703 में आपका जस्टिस होल्ट ने इस सूक्ति को अपकृत्य में लागू किया। और जो पिगन होल थ्योरी थी, कपोथ गवाच का सिद्धांत था, कबूतर खाने का सिद्धांत था, उसको मानने से इनकार किया और ये कहा कि अगर वादी के पास कोई अधिकार हैं तो उसे संरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ कानून में व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बिना उपचार के अधिकार की बात को सोचना भी व्यर्थ है। यानी कि बिना रेमडी के राइट बेकार हो जाएगा। तो तुरंत आपका, यानी कि अगर राज्य के विरुद्ध हमें मूल अधिकार दिए गए हैं और राज्य की ये बाध्यता है कि वह हमारे मूल अधिकारों का सम्मान करे। कर्तव्य, बाध्यता आपका इशारे से भी जोड़ लेना है, क्या है, कर्तव्य हैं। यह कर्तव्य इन वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब कि अगर राज्य अपने कर्तव्य को नहीं निभाता तो हम जबरदस्ती निभवा सकते हैं न्यायपालिका के माध्यम से, और सीधे इसके लिए हम उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं या 226 के तहत उच्च न्यायालय में। तो फिर 32 आपका उपचारात्मक अधिकार है। अब आपका 32 पर भी अभी आपका बिहार इंटरव्यू में भी 32 और 226 में अंतर था कई लोगों से। तो 32 आपका उच्चतम न्यायालय में
मूल अधिकारों के लिए आपका समावेदन देने का जो अधिकार है उसे गारंटी किया गया है, प्रत्याभूत किया गया है, सिक्योर किया गया है, क्योंकि बिना उपचार के अधिकार की बात सोचना भी क्या है, बेकार। अनुच्छेद 32 पर जो बिहार में क्वेश्चन आया आपका जे में कि किसने अनुच्छेद 32 के बारे में ये कहा कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि यह संविधान का हृदय और आत्मा है, क्योंकि इसमें उपचार दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपका ये वाक्य कहा था कि संविधान की आत्मा और हृदय कौन है, आर्टिकल 32। यानी कि उपचार का इतना महत्व होता है कि बिना उपचार के अधिकार की बात सोचना भी क्या होगा, बेकार। इस प्रकार आपका जो मूल अधिकार आधारित है वह आपका इस पर है कि यू बी जस्ट आई बी रेमेडी। अगला आइए, आपका जो राज्य का कर्तव्य होता है वह दो प्रकार का होता है। एक एब्सोल्यूट ड्यूटी यानी कि पूर्ण कर्तव्य, और एक आपका कर्तव्य होता है अपूर्ण। पूर्ण कर्तव्य अगर कहीं भी दिया रहे तो सतर्क रहिएगा, कहीं भी आ जाए कि ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है या एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन है या आत्यांतिक कर्तव्य है, पूर्ण कर्तव्य है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो वह एक्शनेबल है। एक्शनेबल मतलब वाद योग्य है, अर्थात न्यायालय में जाकर हम रेमडी की मांग कर सकते हैं। तो अगर हमारे मूल अधिकारों का राज्य सम्मान नहीं करता तो हम न्यायालय में जाकर राज्य के कर्तव्य को निभवा सकते हैं, और फिर वहीं दोनों अनुच्छेद काम करेंगे। कौन कौन? आर्टिकल 32 और 226। तो ये कैसा कर्तव्य राज्य का है? आपका पूर्ण कर्तव्य है कि अपूर्ण मूल अधिकार? पूर्ण मार कराएगा। अपूर्ण कर्तव्य कौन है? तो अपूर्ण कर्तव्य इसका अगला भाग है, यानी कि जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो राज्य के पूर्ण कर्तव्य न होकर कैसे हैं, अपूर्ण। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि अगर राज्य उनका पालन नहीं भी करता तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि नहीं? नहीं। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वह कैसे कर्तव्य है, अपूर्ण। ये याद रखिए। पूर्ण कर्तव्य का आपका इसी से जोड़ लेना है पूर्ण अधिकार, और कर्तव्य से अपूर्ण अधिकार। तो मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं, तो मूल अधिकार पूर्ण अधिकार हैं कि अपूर्ण? तो फिर एक बार समझिए, पूर्ण अधिकार या एब्सोल्यूट राइट तब कहा जाता है जब उस अधिकार के उल्लंघन होने पर एक्शनेबल हो वह अधिकार, यानी कि उपचार या रेमडी या अनुतोष की मांग की जा सकती है। तो मूल अधिकार आपका पूर्ण अधिकार। क्यों? क्योंकि राज्य हनन करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में। और जो अगला अध्याय भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, वह पूर्ण अधिकार नहीं है बल्कि कैसा अधिकार है, अपूर्ण। अगर राज्य उनका पालन नहीं भी करता तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। अगला नियम आइए, अगला नियम जो आपका फंडामेंटल राइट पर पढ़ना है वह यह है कि फंडामेंटल राइट सामान्यतः या जनरली स्टेट या राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, यानी कि राज्य पर ये कर्तव्य अधिरोपित करता है हमारा मूल अधिकार कि राज्य इन अधिकारों का सम्मान करे। किस पर कर्तव्य है? राज्य पर। अब ये समस्या है कि अगर राज्य हमारे मूल अधिकारों का आपका कह सकते हैं कि उल्लंघन करता है तब तो हम राज्य के खिलाफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा प्रश्न यहाँ ये बनता है कि क्या ऐसे भी मूल अधिकार हैं जो प्राइवेट व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। अर्थात अगर कोई आम आदमी या प्राइवेट व्यक्ति हमारे इस मूल अधिकार का हनन करता है, तब भी हम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। तो कुछ मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं और किसके विरुद्ध? आम जनता या प्राइवेट व्यक्ति। वहीं लिस्ट याद करना है। और जो आपका लिस्ट है, आपका हम लिस्ट बता रहे हैं कि जो अनुच्छेद 15 का क्लाज 2 है, ये भी आपका किसके विरुद्ध मूल अधिकार है? राज्य और प्राइवेट दोनों व्यक्तियों के खिलाफ। अनुच्छेद 15 का खंड जो 5 है, वह भी आपका किसके विरुद्ध हमें प्राप्त है? राज्य और प्राइवेट दोनों व्यक्ति के खिलाफ। इसके बाद अस्पृश्यता या छुआछूत, तो अनुच्छेद 17 का जो मूल अधिकार है, राज्य को भी रोका गया है और आम जनता को भी, यानी कि ये अधिकार भी किसके विरुद्ध हमें प्राप्त हैं? प्राइवेट व्यक्ति और किसके विरुद्ध? राज्य के। इसके बाद 18 का खंड 3 और 4 हो गया ये, और 23 और 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फिर एक बार सतर्क रहिए। तो अनुच्छेद 15 का क्लाज 2, 15 का क्लाज 5, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 3 और खंड 4, इसके बाद आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इन मूल अधिकारों का हनन करता है, तब भी हम न्यायालय में जा सकते हैं। और अगर कोई राज्य भी हनन करता है, तो हम न्यायालय में क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। तो याद रखिए, सामान्यतः मूल अधिकार किसके अगेंस्ट में है? राज्य के। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे जरूर है जो किसके विरुद्ध भी प्राप्त हैं? राज्य के भी। और किसके विरुद्ध? प्राइवेट व्यक्तियों के। अगला नियम आगे, मूल अधिकारों का नेचर पूछा गया है। भाई नेचर से क्वेश्चन आपका बना है कि जो अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उसका नेचर क्या है? नेचर में आपका ये पूछा गया है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव की दोनों, यानी कि सकारात्मक प्रकृति की हैं मूल अधिकार हैं कि नकारात्मक की दोनों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पॉजिटिव एवं निगेटिव बोथ मार कर आइएगा। फिर हम एक बार बता रहे हैं, उदाहरण भी बताएंगे। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वह सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी। तो कब मूल अधिकार सकारात्मक कहा जाएगा और कब मूल अधिकार नकारात्मक कहा जाएगा, इस बिंदु पर थोड़ा गौर करिए। अगर किसी अनुच्छेद में ये कहा गया हो कि राज्य ये करेगा, राज्य ये करेगा, तब ये अधिकार सकारात्मक है। और कहीं यह लिखा गया हो कि राज्य ये नहीं करेगा तो शब्द पकड़ते रहेगा। जहाँ भी बेयर एक्ट में लिखा हो 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 में कि राज्य ये नहीं करेगा, तो वह मूल अधिकार क्या होगा? आपका नकारात्मक। जैसे कि आर्टिकल आपका 21 देखा जाए। अब आप लोग अनुच्छेद 21 निकालिए, करेगा कि नहीं करेगा लिखा है। अगर नहीं करेगा तब नकारात्मक, और करेगा तो क्या रहेगा? सकारात्मक। स्पष्ट रूप से लिखा है। वंचित करेगा कि नहीं करेगा, तो आर्टिकल 21 का जो नेचर हो गया, क्या हो गया? नकारात्मक। तो बता जाएगा आगे, लेकिन दोनों मार कर आइएगा। पूरा मिलाकर पूछे तो क्या मारना है? दोनों। अगला, ये मूल अधिकारों का वर्गीकरण करिए।
जहाँ तक मूल अधिकारों की बात है, ये भी क्वेश्चन प्री में आ चुका है, जीएस में और लॉ में भी। मूल संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए थे वह 7 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, उसे अब समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह। और वर्तमान समय में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट बचे हैं? 6। फिर एक बार देखिए कैसे क्वेश्चन बना है। मूल संविधान में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट थे? 7 मारिएगा। वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? 6। अब कौन कौन है उसकी लिस्ट भी याद रखिए। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार हो गया। 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार। और 32 से लेकर 35 तक आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये लिस्ट 6 हो गया। एक अनुच्छेद 20 में गायब हुआ, कौन सा हुआ? 31। भाई ये भी तो याद रखिए। 30 तक तो हम आए, लेकिन 31 छोड़कर कहाँ से हम आ गए? तो जो ये अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब ये नहीं रहा। तो याद रखिए वर्तमान में टोटल कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं बंटवारा किया जाए? 6। और मूल रूप से कितने थे? 7। ये याद करना है। इसके बाद आपका कुछ कोटेशन कभी काल पूछा जाता है, और उन कोटेशनों को देखा जाए कि मूल अधिकार के बारे में किसने क्या कहा। बहुत अंदर जाए तो ये कोटेशन पूछ सकता है। तो आपका एक दो केसों में दिए गए कोटेशन, और उसके बाद आपका विद्वानों का कोटेशन, लास्ट में वही कोटेशन हमें जानना है। देखिए आपका भाई ये कह करके, जहाँ तक मूल अधिकारों की बात है, मूल अधिकारों के बारे में आपका सबसे पहले देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि सज्जन सिंह का वाद, इसके बाद गोलकनाथ का वाद, और फिर आपका कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटेशन पूछ सकता है। तो एक एक करके देखिए। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का केस कल ही बताया गया। यह मूल अधिकारों में संशोधन पर दूसरा केस है। इसमें टोटल 5 जज बैठे थे। 3-2 से निर्णय आया। अल्पमत में निर्णय जस्टिस हिदायतुल्लाह और जस्टिस मधोलकर ने दिया, लेकिन बहुमत का फैसला यही था कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन विरोध की क्या हो गई? शुरुआत भी हो गई। तो ऐसी दशा में आपका इस केस में जस्टिस जो थे गजेंद्र गडकर थे, जजों का नाम भी लिखवा गया था। जस्टिस गजेंद्र गडकर ने मूल अधिकारों के बारे में क्या कहा? देखिए क्या कहा। मूल अधिकार संविधान द्वारा इस देश में लाई गई लोकतंत्रात्मक जीवन पद्धति की ठोस नींव या उसका अपरिहार्य अंग है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट है वह भारत में इस संविधान द्वारा लाई गई लोकतांत्रिक जीवन पद्धति, यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है, यानी कि जो लोकतंत्र होता है, उसका अनिवार्य अंग है या ठोस नींव है, या हम कह सकते हैं उसका क्रोड है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोड माना गया मूल अधिकारों को, डेमोक्रेटिक आपका कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक या प्रजातंत्र किसे कहा जाता है? पहले ये समझिए फिर एक बार। या लोकतंत्र या प्रजातंत्र किसे कहा जाता है?
और राजतंत्र किसे कहा जाता है? तो राजतंत्र में जो मुखिया होता है किसी देश का, वह आनुवांशिक होता है। एक ही परिवार का व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहाँ राजतंत्र है, यानी कि गणतंत्र नहीं बल्कि क्या है, राजतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, रिपब्लिक में क्या होता है, जो देश का मुखिया होता है, जो प्रथम व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं, उसका चुनाव होता है। या तो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है या जनता अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव न होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को हमारे यहाँ चुनते हैं, जो निर्वाचित विधायक हैं और निर्वाचित सांसद हैं, ये याद रखिए। इसके बाद आपका दूसरा होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ, जब अब्राहम लिंकन गेटिसबर्ग में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी, वही परिभाषा आज भी चल रही है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। यानी कि जनता द्वारा जनता के लिए किसका शासन, जनता का शासन, यही डेमोक्रेसी है। इसमें जनता अब कौन शासन करेगा, जनता स्वयं चुनती है भाई, बाहरी व्यक्ति नहीं। कौन चुनेगा, यानी कि 2024 के चुनाव में कौन हम पर शासन करेगा, ये भारत की जनता ही चुनेगी। ये इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र की ये आधारशिला है कि जनता को अपने विचार प्रकट करने का हक होता है। और यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की क्या होती है, आज़ादी इत्यादि आज़ादी दी जाती है। और वहीं जो आज़ादी है जनता को दी गई है, हमारे मूल अधिकारों में समाहित हैं, इसी में समाहित है। और ये प्रजातांत्रिक पद्धति की क्या है, मूल अधिकार क्रोड हैं या एसेंशियल पार्ट हैं, अनिवार्य अंग हैं। अगर लोकतंत्र हो और ये आज़ादी न दी जाए तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र विचार विमर्श से चलता है और विचार विमर्श की आज़ादी भी होनी चाहिए। चीन में लोकतंत्र नहीं है, मैं बता दूं। रूस में भी लोकतंत्र खत्म हो गया है। संविधान संशोधन करके आपका पुतिन ने कह दिया है कि मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा। चुनाव नहीं होते, आप जैसे कि 5 साल बाद मौका मिलेगा तब लाभ उठाइए। तमाम देशों में लोकतंत्र का क्या है, अभाव है। तो अगला देखा जाए भाई आपका, इसके बाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसको फिर एक बार रिवीजन करिए। पिछली बार आया था क्वेश्चन कि आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में किन दो पूर्ववर्ती निर्णयों को सेट एसाइड किया गया, तो शंकरी प्रसाद, और दूसरा कौन बताया गया, सज्जन। भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत किस केस में आया, गोलकनाथ में। मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है सुब्बा राव। कितने से निर्णय आया, 6-5 से। निर्णय की तारीख तक पूछी गई है, कल बताया गया था 27 फरवरी 1967। भाई रट कर जाइए, पूछा जा चुका है। और किस केस में सर्वप्रथम कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो गोलकनाथ के। तो मूल अधिकारों के बारे में क्या कहा गया कि मूल अधिकार आपका प्राकृतिक और अप्रतिदेय है। यानी कि मूल अधिकार ये तो नेचुरल राइट है, ये जन्मतः प्राप्त होता है। ये तो संविधान में केवल सतर्कतावश दिया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में न भी दिया गया रहता तो ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं, किसी राज्य की देन नहीं है। किसकी देन है, प्रकृति की।
नेचर ने हमें यानी कि मानव को मानव होने के नाते कुछ अधिकार ऐसे हैं जो मानव को अपने पर्सनालिटी के विकास के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य हैं, निसेसरी नहीं बल्कि ये क्या है, कंपलसरी है। अतः इसे तो प्रकृति ने प्रदान किया है और इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। आपको मूल अधिकार मिला है तो ये नहीं कि दूसरे को आप कहेंगे कि तुम यूज करो, ये संभव नहीं है। अभी त्याग भी हम बताएंगे संभव नहीं है। ये मूल अधिकार आपको मिला है, ये लोक हित में मिला है, अभी हम बताएंगे उसको। इसका त्यजन किसी भी हाल में संभव नहीं है, ये भी याद रखिए। अगला नियमों पर आइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोटेशन देखा जाए, ये कहते हैं कि अमूल अधिकार, जो मूल अधिकार से बाहर चले गए, ये क्या कहते हैं, अमूल। दूध का नाम न ले लीजिएगा। अमूल अधिकार पक्षकारों द्वारा संविदा से उत्पन्न होते हैं, जबकि मूल अधिकार आपका विधि की देन है। विधि माने हमारे संविधान की। फिर एक बार समझिए। अब अधिकारों को दो वर्गों में इनके अनुसार बांट दीजिए, एक मूल अधिकार और एक अमूल अधिकार। अमूल का मतलब कि जो मूल अधिकार से क्या हो, बाहर। मूल अधिकार कानून की देन है। कानून का मतलब हुआ कि हमारा संविधान देता है। और जबकि अमूल अधिकार हैं यानी कि अन्य जो आपका मूल अधिकार से बाहर अधिकार हैं, वो पक्षकार आपस में समझौता करके और अपने अपने अधिकारों को क्या करते हैं, उत्पन्न। जैसे कि सबसे अच्छा संविदा हो गई, ए और बी ने संविदा की, तो ये कानून ने उन्हें अधिकार नहीं दिया है बल्कि पक्षकार स्वयं लिख पढ़कर अपने अधिकार और कर्तव्यों का क्या करते हैं, संविदा में निर्धारण। इस प्रकार अब अगला नियम आइए, मूल अधिकार के बारे में जो लास्ट नियम हम पढ़ाएंगे, वेभियर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि इसको कहा जाता है मूल अधिकारों का आपका अधित्यजन या मूल अधिकारों, क्या त्यजन कहिए या आपका कहिए मूल अधिकारों को छोड़ देना। फिर एक बार देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका माने वर्तमान में बन रहा है, थोड़ा इसको भी अच्छे से थोड़ा तैयार रखना है केस के माध्यम से कि क्या मूल अधिकारों का क्या किया, हेलो, क्या मूल अधिकारों का त्यजन किया जा सकता है कि नहीं। उसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेभियर कहा जाता है। त्याग करना, त्याग करना मतलब मूल अधिकारों को छोड़ देना। भाई त्याग करना का मतलब हुआ मूल अधिकारों को छोड़ देना या परित्याग कर देना। देखिए आपका जब भी ये क्वेश्चन आप पढ़िए तो आपका अमेरिका से आप पढ़िएगा निकाल के, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बना है। एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत कर रहे हैं। चूंकि हमारे यहाँ मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, अतः ऐसी दशा में पहले अमेरिका का क्या नियम है ये देखा जाए। अमेरिका में सबसे विश्व का छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। मूल संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद थे, यानी कि 7 ही आर्टिकल थे। प्रथम आपका जो संविधान संशोधन किया गया, तो प्रथम 10 संविधान संशोधन करके बाद में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया। यानी कि 1 से लेकर 10 तक संविधान में संशोधन किए गए, प्रथम 10 अमेंडमेंट किए गए और अमेरिका में मूल अधिकार लोगों को प्रदान किया गया। तत्पश्चात अब समस्या ये आई
कि क्या कोई व्यक्ति आपका अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्र सम्मत से, या अपने मन से, या सुमोटो से, क्या अपने मूल अधिकारों का वैभियर त्यजन कर सकता है कि नहीं, अर्थात मूल अधिकारों को छोड़ सकता है कि नहीं। ये पहले अमेरिका का नियम जानिए। जैसे कि मूल अधिकारों को छोड़ना का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार है। तो कोई व्यक्ति राज्य से ये कहे कि आप हमारे प्रति समता का व्यवहार न करके असमता बरतिए, क्योंकि मैं अपना ये मूल अधिकार क्या कर रहा हूँ, त्याग दे रहा हूँ। या हमारी आप अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता छीन लीजिए, या आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह विधि द्वारा आपका स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य प्रक्रिया से छीन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति स्टेट या राज्य को ये सहमति देता है तो क्या राज्य ऐसा कर सकता है कि नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्यजन कर सकता है कि नहीं। तो पहले अमेरिका का नियम आइए। अमेरिका में जो केस है वह बायकिन बनाम अलाबामा का केस है। बायकिन बायकिन वर्सेज अलाबामा। बायकिन बनाम अलाबामा का केस है, और इस केस में अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ सुप्रीम कोर्ट न कह के फेडरल कोर्ट कहा जाता है, यानी कि संघीय न्यायालय। अमेरिका के संघीय न्यायालय ने सर्वप्रथम यह निर्णय दिया कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी फ्री कंसेंट से अपने मूल अधिकारों को त्याग सकता है। यानी कि अमेरिका में मूल अधिकारों का त्यजन संभव है। यानी कि अमेरिकी सरकार से कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि आप हमारा मूल अधिकार मैं त्याग दे रहा हूँ, हमें मूल अधिकार नहीं चाहिए। तो अमेरिका में संभव है कि नहीं, संभव है, और स्वतंत्र सम्मत से त्यागा जा सकता है। केस याद रखिएगा, बायकिन बनाम अलाबामा। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में मूल अधिकारों को त्यागा जा सकता है कि नहीं, इस विषय में संविधान में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि कहीं बेयर एक्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने फंडामेंटल राइट को अभित्याग कर सकता है कि नहीं, छोड़ सकता है कि नहीं। तो जब कहीं कोई प्रावधान नहीं है तो हम न्यायालय के निर्णय की ओर देखते हैं कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने क्या इस विषय पर कोई निर्णय दिया है। तो उस निर्णय को गौर करना है और दो निर्णय देखना है। पहला निर्णय बहराम खुर्शीद बनाम बम्बई राज्य। दोनों केस याद रखिएगा प्री के लिए। बहराम खुर्शीद बहराम खुर्शीद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, बम्बई राज्य। ये AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 1955 का केस है। बहराम खुर्शीद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा है बसेसर नाथ का, बसेसर बसेसर नाथ
बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, इनकम टैक्स कमिश्नर बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, ये केस है 1959 का, यानी कि 1959 का। देखिए, इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा तैयार रखिएगा, इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आया है, वो भी हम लास्ट में बता रहे हैं। और एक प्री का मॉडल आया है, प्री के लिए तो भाई केस याद ही करना पड़ेगा दोनों। किन केसों में कहा गया कि भारत में मूल अधिकारों के अभित्याग या त्यजन का सिद्धांत लागू नहीं होता? तो आपका दो केस में पहले एक खोजिएगा, और दोनों रहेगा तो दोनों, और दोनों रहे उपर्युक्त दोनों दे दे तो उपर्युक्त दोनों मारिए। कौन कौन सा केस? पहला बहराम खुर्शीद का और दूसरा बसेसर नाथ का। दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय ने केवल एक ही बात कही कि भारत में मूल अधिकारों का अभित्याग वैभियर संभव नहीं है। अब जो क्वेश्चन बना इंटरव्यू में या प्री में भी बन सकता है कि आखिर ऐसा निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्यों दिया और इसके पीछे कारण क्या था? तो उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि पहला, मूल अधिकार जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट में किसी के नहीं, किसी के व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में प्रदान किए गए हैं, लोक हित में प्रदान किए गए हैं, समाज की भलाई के लिए प्रदान किए गए हैं। फिर एक बार देखिए तर्क, दोबारा हम बता रहे हैं, मूल अधिकार व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं, बल्कि किस भलाई के लिए? समाज की, सार्वजनिक या पब्लिक इंटरेस्ट में प्रदान किए गए हैं, अतः व्यक्तिगत भलाई के लिए किए ही नहीं गए हैं। तो ऐसी दशा में मूल अधिकारों का त्यजन संभव नहीं है। दूसरा तर्क उठाया गया कि हजूर अमेरिका के तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि मूल अधिकार अपनी इच्छा से त्यागा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारत है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, कानून जानते हैं। भारत में आज भी तमाम लोग ऐसे हैं, यानी कि ज़्यादा आबादी ऐसी है जो अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं रखती, अपने मूल अधिकारों को जानती ही नहीं कि हमें कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। और अनपढ़ भी हैं ज़्यादा आबादी, और शिक्षित भी हैं। अमेरिका जैसी स्थिति यहाँ नहीं है, अतः अमेरिका का नियम यहाँ लागू नहीं होगा, और भारत में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भी मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। एक और इसका कारण है, दो कारण तो हम बताए ही। अगर राज्य को ये छूट दे दी जाए कि आप व्यक्तियों की सम्मति से उनके मूल अधिकार छीन लीजिए, तो राज्य देखिए क्या करेगा। जब भी आपसे फार्म भरवाएगा, जब भी आपको सरकारी नौकरी देगा, राज्य पहले शपथ पत्र पर लिखवा लेगा कि ज्वाइनिंग से पहले लिखिए कि अगर मैं आपको बर्खास्त कर दूं नौकरी से, तो आप अपने मूल अधिकार का त्याग करते हैं, और आर्टिकल 226 और 32 के तहत आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। तो रोज़ यही विवाद होगा कि क्या ये जो राज्य ने लिखवा लिया है, ये व्यक्ति की सम्मत से लिखवाया है कि सम्मत के बिना। रोज़ यही विवाद उत्पन्न होगा, और लोग नौकरी बचाने के लिए राज्य जो चाहेगा वो क्या करेंगे, लोग शपथ पत्र पर या कागज पर लिख ही देंगे। वैसे भी भाई देख रहे हैं आपका कि जो सरकारी नौकरी में अस्थायित्व था, धीरे धीरे सरकार की पॉलिसी ये है कि सरकारी नौकरी में जो अस्थायित्व था उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए,
और जैसे कि अग्निपथ योजना चली सेना में, उसी प्रकार अब अन्य विभागों में भी ये योजना लागू की जा रही है। और आपका जैसे कि रेलवे में तो पहले से ही लागू है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही जितनी भर्ती ज़्यादातर हो रही है। आपका जितना काम उतना दाम, जैसे कि ट्रेन चालक हैं, लोको पायलट, जितना घंटा काम करेंगे उतना क्या मिलेगा आपको, दाम। घर बैठ जाइए तो एक पैसा नहीं। और पेंशन तो अब समाप्त ही है। अब आ गया कि बैंक वाले भी आपका इस योजना का लाभ उठाएंगे, यानी कि 3 साल 4 साल के लिए क्या करेंगे, कर्मचारियों को रखेंगे। उसके बाद क्या करिए, बाबा जी का घंटा बजाइए, यानी कि उसके बाद पकौड़ा बेचिए, जिलेबी बेचिए। जबकि आपका जूरिस्प्रूडेंस में जो रास्को पाउंड है वह कहता है कि लोगों को नौकरी अगर मिली है तो उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये एक सोशल इंजीनियरिंग है कि समाज से जनता कुछ अपेक्षा करती है। बुढ़ापे में समाज सहयोग करे, नौकरी चली गई तब सहयोग करे, आपदा में करे। और बताया जाएगा जूरिस्प्रूडेंस में कभी। आपका ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रास्को पाउंड कहता है। लेकिन वही समाजवाद जो है रास्को पाउंड का, सरकारें अब धीरे धीरे क्या कर रही हैं, वायलेशन, और इसका विरोध किया भी जा रहा है। और लेकिन विपक्षी भी उतना सक्रिय नहीं है, आपका बिखरा हुआ है। यानी कि जो कुनबा है विपक्षियों का, इनको चाहिए था कि एक साथ होकर और तमाम नियमों का क्या करे, विरोध। भाई लोकतंत्र में विरोध करने का हमें क्या है, हक है। लेकिन अब यही है कि कोई किसी पार्टी और पंथ को लेकर चलेगा तब उसके मुख बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमने आज तक न तो किसी पार्टी को ज्वाइन किया, न किसी पंथ मन को मैंने ये किया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह पार्टी गलत कदम भी उठाती है, तो आप में क्षमता नहीं होगी कि उस गलत का क्या कर सकें, विरोध। और अध्यापक को तो भाई और निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। उसको जो अच्छी बातें हैं बताए और जो बुरी बातें हैं वो भी बताए, यानी कि आलोचना भी करे, बड़ाई भी करे। जो अच्छी कार्य करते हैं लोग अच्छा कहा जाए, बुरा करते हैं तो बुरा। प्रतिबंध बोलने की आज़ादी पर थोड़े हैं यहाँ। बोलने की आज़ादी पर हम भी कहते हैं कि हमारे संविधान ने हमें ये बोलने की क्या दी है। आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी अनुच्छेद 19(1) ऐसे ही गवर्न होगा। आज़ादी है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की और अपने विचार कहाँ पहुँचाने की। उसमें 2-3 दिन लगेगा, अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार में 3 दिन 4 दिन लग जाता है। यही एक चैप्टर है जो महीनों लेता है। सबसे बड़ा चैप्टर हमने शुरू किया शांति काल में, क्योंकि आपातकाल में ये शुरू नहीं होता। शांति काल में ये सब पढ़ाया जाता है आराम से। अगला देखिए, इस प्रकार अगर कोई पूछे, अब एक सिद्धांत आपका अनुच्छेद 13 में जाकर बनता है। देखिए कैसे बना है, इसी पर क्वेश्चन कि अनुच्छेद 13 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मान्य नहीं है या भारत में लागू नहीं होता। उसमें देगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी या पृथक्करणीयता का सिद्धांत। दूसरा देगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ वैभियर, अभित्याग का सिद्धांत। और इनमें से कोई नहीं। तो धारा अनुच्छेद 13 में कौन सा प्रिंसिपल लागू नहीं होता है, तो कौन सा लागू नहीं होता, अभित्याग का सिद्धांत। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखिए भारत में लागू नहीं होता। अब आगे बढ़ा जाए आपका मूल अधिकार में। हाँ, पहले अनुच्छेद 12 को शुरू किया जाए। अनुच्छेद 12 को शुरू करिए और 12 में आपका कुछ केस रटना पड़ेगा। देखिए मॉडल पहले बना लिया जाए मेंस का भी। मेंस का जो मॉडल इस समय बन रहा है, मेंस में लगातार क्वेश्चन अनुच्छेद 12 से, 13 से, 14 से, आपका 16 से, फिर आपका 17 18 से तो नहीं बनता, 19 से, आपका 21 से,
लगातार ये सब मेंस के क्वेश्चन और प्री के हैं। तो मॉडल क्या क्या आता है? आपका पहला, राज्य को परिभाषित करिए, स्टेट को डिफाइन करिए। और दूसरा क्वेश्चन एक पुछल्ला जोड़ देगा, पुछल्ला माने नीचे खंड दे देगा कि आपका विश्वविद्यालय राज्य है कि नहीं, इस कथन की व्याख्या करिए। या दे देगा न्यायपालिका राज्य में शामिल है कि नहीं, इस कथन की व्याख्या करिए। तो जो सबसे विवाद है जुडिशरी को लेकर है। अब कुछ हद तक न्यायालय का निर्णय हम बताएंगे। जुडिशरी स्टेट है कि नहीं, राज्य है कि नहीं, आपका इस विषय पर कम से कम 3 मुकदमे या 3 वाद पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले आपका जो मॉडल बना यानी कि पुछल्ला से भी सतर्क रहना है। और आपका एक सिद्धांत पूछ सकता है, इजडम जेनरिस का सिद्धांत। तो जो सिद्धांत जिस जिस अनुच्छेदों में समाहित हैं वहीं लिख लेना चाहिए बैरेक पर। इजडम जेनरिस यथा साक्ष्य सामीप्यता का सिद्धांत, या सामीप्यता का सिद्धांत भी हम कहते हैं निकटता। भाई आसान भाषा में निकटता, निकटता न लिखे तभी ठीक है बैरेक पर। सामीप्यता या यथा साक्ष्य सामीप्यता का सिद्धांत, इसको कहते हैं इजडम जेनरिस। पहले शुरुआत भूमिका से करिए, उसके बाद से आपका राज्य की परिभाषा। प्री के लिए भी हमें चलते रहना है। तो आइए शुरुआत किया जाए। चूंकि नहीं, मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध ही व्यक्तियों को प्राप्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अतः अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उस स्टेट या राज्य को बता दिया गया है जिसके खिलाफ आप मूल अधिकार की डिमांड कर सकते हैं। तो फिर एक बार गौर करिए, जो संस्थाएं अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की कैटेगरी में आ जाएंगी, अगर वे संस्थाएं हमारे मूल अधिकार का हनन की हैं, तो आर्टिकल 226 और 32 के तहत हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर करके अपने मूल अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन जो अथॉरिटी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में नहीं आती, उनके खिलाफ हम इन अनुच्छेदों के तहत या अपने मूल अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। अतः सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वह कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी बॉडी हैं जिनका ये विधिक कर्तव्य है कि हमारे मूल अधिकारों का सम्मान करें। अगर ये संस्थाएं हमारे मूल अधिकारों का सम्मान नहीं करती, तो हम इनके खिलाफ किसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? कोर्ट का। लेकिन अगर इन संस्थाओं से बाहर का कोई व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का क्या करता है? हनन, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते। लेकिन लगाकर पढ़ना है, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें दिए गए जो मूल अधिकार हैं केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं बल्कि किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? आम आदमी, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी। अतः उन अधिकारों को लागू कराने के लिए भले वह प्राइवेट व्यक्ति अनुच्छेद 12 में राज्य की कैटेगरी में न आता हो, फिर भी हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्या कर सकते हैं? खटखटा सकते हैं। फिर एक बार अनुच्छेद याद रखिए, किस किस अनुच्छेद में दिए गए फंडामेंटल राइट प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त हैं? 15 का क्लास 2, 15 का क्लास 5,
इसके बाद 17, 18 का क्लास 3, 4 और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध। यानी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी बालकों का शोषण करती हैं या मानवों का शोषण करती हैं, तो ऐसी दशा में हम सुप्रीम कोर्ट में उस प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध भी जा सकते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण जो माचिस बनाया जाता था आपका तमिलनाडु में तिल्ली, और छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता था, तो उन प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ क्या की गई थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वह स्टेट की कैटेगरी में नहीं है लेकिन प्राइवेट व्यक्ति हैं, और ये अनुच्छेदों में दिए गए अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हैं, आपका प्राइवेट और राज्य दोनों के। अगला नियम देखिए। अगला नियम आपको ये देखना है, आपका ये प्री में पूछा जा चुका है, आपको जानना भी चाहिए कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा हम बताएंगे, ये परिभाषा किस किस भाग के लिए काम करेगी। भाग 3, भाग 4 दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए, कई बार ये गलत करके लोग आए हैं, तो तुरंत सतर्क रहिएगा। जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा हम बताएंगे, यह परिभाषा जहाँ तक संभव हो और भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी कौन राज्य माना जाएगा, वहाँ भी लागू होगी। अर्थात राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, वह भाग 3 के लिए भी काम करेगी, और किसके लिए, भाग 4। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये स्पष्ट बेयर एक्ट में लिखा गया है। तो बेयर एक्ट देखिए 36 में लिखा है कि 37 में, बताइए। 36 में लिखा है, तो जब भी अनुच्छेद 12 पढ़िएगा एक और अनुच्छेद जोड़कर पढ़िएगा, कौन सा, 36 है ना, 36। एक बार देख लीजिए भाई, हल्का सा एक बार देख के बताइए। अनुच्छेद 36 में दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, कि जो राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों के लिए हम पढ़ाएंगे, वही परिभाषा जहाँ तक संभव हो नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य किसे माना जाएगा, यही परिभाषा वहाँ भी अप्लाई होगी। तो दूसरा मॉडल, अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों के लिए है, नीति निर्देशक तत्वों में लागू होती है, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 36 नहीं पढ़ा होगा मार देगा केवल मूल अधिकार, लेकिन अब तो पढ़ना ही होगा कंपटीशन के लिए, क्या मारेंगे, दोनों। अगला नियम आइए, अभी राज्य आपका समाप्त नहीं हुआ। देखिए, जो आप पॉलिटिकल साइंस में राज्य पढ़ते हैं और यहाँ भी राज्य है, तो हर एक जगह राज्य का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो अलग अलग होता है। जो राजनीति शास्त्र में आप राज्य की परिभाषा पढ़े हैं, वह परिभाषा यहाँ अप्लाई न करिएगा। वहाँ जब राज्य को पढ़ाया जाता है तो देखिए क्या क्या बताया जाता है कि राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग हो, एक निश्चित जनसंख्या हो, उस जनसंख्या का एक शासक इत्यादि हो। ये किसकी परिभाषा है, राज्य की, राजनीतिक। लेकिन यहाँ वह परिभाषा अप्लाई न करिएगा। यहाँ राज्य का मतलब ये है कि मूल अधिकार चूंकि स्टेट के विरुद्ध ही हमें प्राप्त हैं, अर्थात वह कौन व्यक्ति होगा जिसका कर्तव्य होगा कि हमारे मूल अधिकारों का सम्मान करे। यानी कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध हमें प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध। तो राज्य कौन होगा, इसका निर्धारण कहाँ से किया जाएगा, आर्टिकल 12 से। तो राजनीति शास्त्र वाली परिभाषा बिल्कुल यहाँ अप्लाई ना करिएगा।
इसके बाद जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है कि राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है और क्या सभी परिभाषाएं समान हैं कि अलग अलग हैं, तो राज्य की परिभाषाएं संविधान में अन्य जगहों पर भी दी गई हैं, लेकिन उनका जो भावार्थ या अर्थ है वह क्या है, अलग अलग। तो शुरुआत कर दीजिएगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ भी राज्य हैं तो पूरे भारत के लिए हैं, ये यूपी बिहार इत्यादि के लिए। अनुच्छेद 12 में राज्य हैं मूल अधिकार के लिए। अनुच्छेद 36 में राज्य हैं मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व के लिए। फिर आपका 151 है कि 1 सेकेंड, 152 है। अनुच्छेद 152 में भी राज्य हैं, वह विधानमंडल और विधान परिषद इत्यादि के लिए, यानी कि राज्य की विधायिका के लिए हैं इत्यादि। मैंने इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की परिभाषा संविधान में, इसको हम अलग से और छांट के लिखवा देंगे, छूटा होगा तो एक दो जगह, अलग अलग दी गई हैं। उसका मतलब क्या है, अलग अलग। तो देखिए आपका कौन सा वह प्राधिकारी होगा जो हमारे मूल अधिकारों का सम्मान करेगा। अब अनुच्छेद 12 कम से कम निकालिए और देखिए शब्दशः पढ़िएगा। अनुच्छेद 12 प्रयास ये करिए, मैं फिर बता दूं कि 3-4 लाइन की परिभाषा है। प्रयास ये करना है कि हूबहू परिभाषा रट्टा मार कर जाइए, क्योंकि 4 लाइन तो कम से कम रटिए। देखिए आप अनुच्छेद 12 परिभाषा या डिफिनीशन। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तुरंत पॉइंट शब्दों को पहले पकड़ते रहिए। इस भाग में तो संविधान का कौन सा भाग चल ही रहा है, भाग 3। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35। क्या दिया गया है, मूल अधिकार। तो इस भाग में मतलब कि अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक के लिए, 35। अब इस भाग में जैसे ही शब्द आया तुरंत अनुच्छेद आपका 36 भी पढ़ेंगे और 36 में आप दिखाएंगे कि आपका ये जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 36 के अनुसार यही परिभाषा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी क्या होगी, लागू। तो ये परिभाषा किस भाग के लिए मान्य होगी, 3 की, 4 की, दोनों दोनों। अगला देखिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार या विधायिका चाहे तो किसी संस्थान को राज्य की कैटेगरी से बाहर कर सकती है। यानी कि अगर स्पष्ट रूप से कहीं लिख दिया गया कि ये संस्थान राज्य में शामिल नहीं होगा, तो अनुच्छेद 12 वहाँ अप्लाई नहीं करेगा और वह संस्थान स्टेट से कहाँ चला जाएगा, बाहर। यानी कि राज्य सरकार को ये पावर है, संसद को ये पावर है कि वह कुछ संस्थाओं को राज्य की श्रेणी से कहाँ कर दे, बाहर। अगर बाहर कर देता है तो अनुच्छेद 12 वहाँ काम करेगा कि नहीं, नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राज्य को पावर है कि वह मूल अधिकारों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं शामिल नहीं होगी 12 में राज्य में, लिस्ट बनाकर उसको क्या कर सकता है, अलग। अगर अलग नहीं किया है तब आपका देखिए आगे, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, अब यहाँ अटैक करना है, भारत की सरकार राज्य में शामिल है कि नहीं है। तो भारत की सरकार, तो थोड़ा अब रानी शास्त्र पर गौर करिए। सरकार के राजनीति शास्त्र में या संविधान में सरकार के 3 पार्ट होते हैं। एक जुडिशरी न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका।
विधायिका हमारी संसद हो गई, कार्यपालिका मंत्री परिषद हो गई, और न्यायपालिका ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट हैं, ये क्या हो गई, न्यायपालिका। अब विवाद इस विषय को लेकर था कि क्या न्यायपालिका राज्य मानी जाएगी। तो अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया, तर्क दिया गया कि हजूर भारत की सरकार लिखी है और सरकार में तो न्यायपालिका भी आती है, अतः न्यायपालिका को भी राज्य माना जाए। तो अब सीमित दायरे के लिए माना गया है। तो अभी 10 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा, सीपीसी भी चलाना है ताकि आपका भले 45-40 मिनट ही चले, शेड्यूल थोड़ा सही किया जाए। और थोड़ा बहुत भाई ये सारे आपका शुरुआती दौर में स्लो चल रहा है, कल से थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सही बात है थोड़ा इंजन रावा में है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। भाई बहुत दिनों बाद पढ़ाने पर थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कल से सारे की स्पीड बढ़ा दी जाए। तो 10 मिनट भाई ज़्यादा ब्रेक नहीं रहेगा, 10 मिनट 79 से शुरू होगा भाई, सामान्य बातें सीपीसी में बताई गई हैं। आपका जिन लोगों का छूटा है बाद में बताया जाएगा, क्योंकि एक बार चल चुका है सीपीसी। तो 79 धारा से शुरू की जाएगी। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं वीडियो उपलब्ध हैं पूरा